नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कनाडा मैक्सिको के बाद ट्रंप की यूरोप को धमकी। यूरोप के देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप। यूरोप ने हमारे साथ बुरा सलूक किया है, ट्रंप बोले। ट्रंप के फैसलों से यूरोप में मचा हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, कनाडा मैक्सिको के बाद ट्रंप की यूरोप को धमकी। यूरोप के देशों पर अब टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप। यूरोप ने हमारे साथ बुरा सलूक किया है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप के फैसलों से यूरोप में मचा हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कनाडा मैक्सिको के बाद ट्रंप की यूरोप को धमकी। यूरोप के देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप के फैसलों से यूरोप के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, कनाडा मैक्सिको के बाद ट्रंप की यूरोप को धमकी। यूरोप के देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूरोप ने हमारे साथ बुरा सलूक किया है, डोनाल्ड ट्रंप। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के। यूरोप ने हमारे साथ बुरा सलूक किया है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप के फैसलों से यूरोप में मचा हड़कंप। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिएगा। यूरोप पर ट्रंप लगाएंगे टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप को धमकी। अमेरिका को यूरोप ने काफी सताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप ने अमेरिका को काफी सताया है। 2018 में भी ट्रंप ने लगाया था टैरिफ। एल्युमिनियम स्टील पर टैरिफ लगाया था। मैक्सिको कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया गया है। वहीं चीन ने सीधे तौर पे कह दिया है कि अब वो अमेरिका को डब्ल्यूटीओ में देख लेगा। लेकिन इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूरोप को भी बख्शा नहीं जाएगा। इन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा तंग किया है। तो क्या अब यूरोप के ऊपर भी, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने जा रहे हैं? इसको समझना होगा। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर। बीएन झा सर, डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक से एक कड़े और बड़े फैसले लेते जा रहे हैं। हमने देखा कनाडा मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ, चीन के ऊपर 10% टैरिफ की बात, और चीन की धमकी कि अब हम आपको डब्ल्यूटीओ में देख लेंगे। इस बीच यूरोपियन यूनियन को लेकर, यूरोप को लेकर यह कह देना कि इन लोगों ने भी हमें बहुत तंग किया है, अब इनके ऊपर भी टैरिफ लगाने का वक्त आ चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर चुके हैं। तो क्या वाकई में दुनिया एक टैरिफ वॉर से अब गुजर रही है या गुजरने वाली है सर? राजेश जी, आपने अब मेरे मुंह की मन की बात ले ली। वो जो एक टैरिफ वॉर चल रहा है, यही चीज मेरे दिमाग से भी जा रहा था कि ये एस्केलेट हो रहा है धीरे धीरे। पहले अमेरिका ने एक एक प्रण लिया था कि जहां भी टैरिफ का बिल्कुल संतुलन खत्म हो गया है, वो संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एस्केलेट होता जा रहा है। पहले कनाडा, मैक्सिको, चीन, और ये लगभग हर जगह में है। अगर आप ट्रम्प के पहली जो उनकी प्रेसिडेंशियल जो टेन्योर था उसको देखें, तो उसमें भी उन्होंने यूरोप के को बहुत बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा था। खास करके यूरोप को जो नेटो देश हैं उनको बड़े क्लियर शब्दों में कहा था कि अभी ये एकदम बिल्कुल एक तरफा है। एक तो जो नेटो के लोग लेके हम खर्चा कर रहे हैं वो एक तरफा है। दूसरा, जितने सामान हम यूरोप से मंगाते हैं, जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब में होता है कि आप भी हमसे फ्री लें, आप और हमारा भी माल आपके यहाँ पे फ्री जाए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प के। आज अमेरिकी जो जो व्यापार है वो लगभग हर देशों में है, चाहे जिस भी फ्रंट में ले ले आप। कंज्यूमर में ऑफ कोर्स आज के दिन में चाइना काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन बाकी जो जैसे जैसे डिफेंस के हथियार हैं या हाई टेक हथियार हैं या जो टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, आज के दिन में अमेरिका का वो चीज
पूरे दुनिया में चलता है। तो या तो दोनों खेमे, यूरोप और अमेरिका, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल फ्री ट्रेड रखें कि हम किसी को चार्ज नहीं करेंगे, या फिर अगर ये जो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम का सामान जब बिकता है या कोई खरीदता है, अगर उसमें एक तरफ में टैक्स लगाया जाए, दूसरी तरफ में टैक्स नहीं लगाया जाए, तो इसका काफी फर्क पड़ता है। और यहीं पे आज के दिन में ट्रम्प जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप में जितना सामान आ रहा है अमेरिका में, वो कहीं ज्यादा है जो कि अमेरिका से यूरोप में जा रहा है। क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों में, लगभग 7-8 साल से यूरोप में चीनी सामान वो काफी जो जो मार्केट है वहां पे वो स्टैब्लिश कर रही है। तो इसीलिए ट्रम्प गुस्से में है, और ट्रम्प के गुस्से का कारण यही है कि चीनी सामान जहां एक तरफ में यूरोप में अपनी जगह बना रही है, वहीं अमेरिकी सामान नहीं जा रहा है। तो वो ये लगाने वाले हैं अभी जो जो और इसका टैक्सेशन नतीजा है वो लगाने वाले शायद हैं। दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक होगा सर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूरोप पर, भारत पर या चाइना पर ही असर पड़ेगा। इन फैसलों का अमेरिका पर भी निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इजराइल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक पर बड़ा हमला, हमले में 50 फिलिस्तीनी आतंकी मारे गए, आईडीएफ का दावा। 100 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, आईडीएफ ने कहा। 1000 से ज्यादा आधुनिक हथियार जब्त किए गए। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक पर बड़ा हमला, हमले में 50 फिलिस्तीनी आतंकी मारे गए, 100 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, आईडीएफ ने कहा। 1000 से ज्यादा हथियार जब्त किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली सेना का वेस्ट बैंक पर बड़ा हमला, हमले में 50 फिलिस्तीनी आतंकी मारे गए, आईडीएफ। 100 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए गए, आईडीएफ। 1000 से ज्यादा हथियार जब्त किए गए, आईडीएफ का यह दावा। जल्दी से ग्राफिक्स। वेस्ट बैंक में इजराइल का हमला, ऑपरेशन आयरन वॉल नाम दिया गया इस पूरे ऑपरेशन को। 2 हफ्तों से ऑपरेशन चल रहा है, 50 आतंकियों को मार गिराया गया है, आईडीएफ ने दावा किया है। 100 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। हमास की कैद से 13 बंधक अब तक रिहा हो चुके हैं। तो अभी हमास के खिलाफ सीज फायर हुआ था और इजराइल ने वेस्ट बैंक में मोर्चा खोल दिया। हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। सर बीएन झा सर, हमास के साथ सीज फायर और वेस्ट बैंक में मोर्चा खोल देना क्या नेतन्याहू के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि इजराइल कहीं ना कहीं पर जंग लड़ता रहे, या वाकई में इजराइल के सामने वेस्ट बैंक हो या लेबनान हो या गजा हो, वहां पर चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं? देखिए राजेश जी, इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको आज से 1 साल पीछे चलना पड़ेगा। जब हमास ने इसराइल की धरती पे हमला किया था 7 अक्टूबर को, उसके बाद, उसके लगभग 3 महीने बाद, जबकि ये अटैक हमास पे शुरू हो गया था, तब जो जो हिजबुल्लाह और हमास थे, दोनों के लीडरशिप का एक बयान आया था कि आगे भी जब हमें मौका मिलेगा तो हम इस तरह का हमला फिर से करेंगे। उस चीज को ध्यान रखिए। और आज के दिन में वेस्ट बैंक में जो गाजा है, तो वो तो चारों तरफ से कटा हुआ है, वहां सब कोई भी लोग वहां पे जा नहीं सकते हैं। लेकिन वेस्ट बैंक तो खुला हुआ है, वहां पे जॉर्डन की तरफ से और बाकी भी तरफ से वहां पे लोग आ सकते हैं। और वही चीज हो रहा है कि वहां पे हथियार, गोला बारूद और आतंकी, ये तीनों वहां पे अपनी जगह पा रहे हैं वेस्ट बैंक में। तो इसलिए वेस्ट बैंक में चूंकि जो जो ओवरऑल जो कंट्रोल है वो इस्राएली सेना का है, तो ये उनके अपने खुद के वर्चस्व के लिए, वर्चस्व तो नहीं के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए है इसराइल के वेस्ट बैंक में ऐसे किसी ग्रुप को एक्सेस ना करने दे जो कि बाद में उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। और हमास, हिजबुल्लाह या फिर वो जो जो यूनाइटेड जिहादी काउंसिल इनका है, ये सब मिलके तो इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ये एक एक समस्या कल को ना बन जाए, उसके लिए ये जो जो पीस मील जो अटैक होता है या जो स्क्रीनिंग होता है, तो ये इसराइल कर रहा है। वहां पे ऑल ओवर अटैक नहीं किया है, वेस्ट बैंक में ऑल आउट अटैक नहीं किया है। वहां पे सिर्फ जहां से उनको इंटेलिजेंस मिलता है कि यहाँ पे हथियार बारूद इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे जिहादी इकट्ठा हो रहे हैं, टेररिस्ट इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पे वो अटैक करता है। तो ये बिल्कुल आपका जो जो आपने जो इंफॉर्मेशन दी है बिल्कुल दुरुस्त है, और ये आगे भी इसराइल ऐसा करेगा।
वो नेतन्याहू से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, अमेरिका के दौरे पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात, हमास और ईरान को लेकर बनेगी रणनीति, हम मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकते हैं। अमेरिका के दौरे पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात, हम एक चौथी लाइन में, अमेरिका के दौरे पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात। क्या कुछ नेतन्याहू कहते हैं, हम मिडिल ईस्ट का नक्शा फिर से बदल सकते हैं, हमने जंग के दौरान लिए फैसलों से यहां की तस्वीरें पहले ही बदल दी हैं, हमारे सैनिक की बहादुरी और हमारे फैसले यहां नक्शे को फिर से बना सकते हैं। चलिए, नेतन्याहू ने क्या कहा ये आपने देख लिया। हम जल्दी से बीएन झा सर के पास चलेंगे। बीएन झा सर, अमेरिका के दौरे पर बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले नेतन्याहू को बुलाया है और नेतन्याहू ये भी बता रहे हैं कि देखिए हमारे और अमेरिका के रिश्ते कितने अहम हैं। इस बीच क्या वाकई में हमास और ईरान को लेकर एक गहरी चर्चा हो सकती है? कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं सर? जी हाँ, सिर्फ हमास और ईरान को लेकर नहीं, वहां पे जितने भी जिहादी गुट हैं सबों को लेके और पूरे मिडिल ईस्ट को लेके उस पर चर्चा होगी। क्योंकि आज न कल, अभी तो जो इसराइल है वो सिर्फ जो ईरान समर्थित जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उसी से प्रभावित है, जो कि मेनली 3 हैं, वो है हमास, हिजबुल्लाह और हुती। और इसके अलावे गाजा में और कुछ अन्य जगहों में भी ये जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के जो एक ग्रुप बन रही है वो उसका भी थ्रेट है। लेकिन आने वाले दिनों में, आज के दिन में राजेश जी, दुनिया में लगभग 188 जिहादी ग्रुप हैं, जिसमें से कि मोस्टली सलाफी ग्रुप के जो हैं वो हैं, और वो लगभग सारे इस्लामी देशों द्वारा या तो बनाए गए हैं या उनके द्वारा फंडेड हैं और उनके द्वारा समर्थित हैं। तो जब ये लोग सामने में आएंगे तो आगे क्या होगा? आज से लगभग 10 साल पहले एक पैनल आई थी ब्रिटेन से, जिन्होंने मिडिल ईस्ट का पूरा अध्ययन किया था और उन्होंने एक रिपोर्ट यूएन को समर्पित किया था कि आज के दिन में, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि उन दिनों में जो मिडिल ईस्ट है वहां से क्रिश्चियंस का लगभग जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो एक तरफ वो आप रिपोर्ट ले लीजिए जहां पे कि क्रिश्चियंस का जेनोसाइड हो रहा था, दूसरे तरफ ये जितने भी सारे जो जिहादी ग्रुप हैं, इनके टारगेट पे इसराइल है, वो नहीं चाहते कि इसराइल वहां पे रहे। इसलिए आप सुनते होंगे कि एवरी नाउ एंड देन वो कहते हैं कि रिवर टू सी। ये माफी चाहूंगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है सर, माफी चाह रहा हूं आपसे, लेकिन इतना कह दूं कि जब तक ईरान पे कंट्रोल नहीं होगा, पाकिस्तान पे लगाम नहीं लगेगी, तब तक मिडिल ईस्ट से आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें जिस पर डिटेल से आगे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें, सऊदी अरब की यात्रा पर सीरियाई राष्ट्रपति HTS के चीफ रह चुके हैं अबू अल जुलानी। तख्ता पलट के बाद पहली विदेश यात्रा, और वो भी सऊदी अरब की। सऊदी प्रिंस सलमान ने किया स्वागत। सऊदी अरब की यात्रा पर सीरियाई राष्ट्रपति HTS के चीफ रह चुके हैं अबू अल जुलानी। तख्ता पलट के बाद पहली विदेश यात्रा, सऊदी प्रिंस सलमान ने किया उनका स्वागत। मोहम्मद बिन सलमान ने उनका स्वागत किया।
सऊदी अरब की यात्रा पर सीरियाई राष्ट्रपति एचटीएस के चीफ रह चुके हैं अबू जुलानी। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। तो एचटीएस के चीफ रह चुके हैं अबू अल जुलानी। तख्ता पलट के बाद पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब की और सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ उनकी मुलाकात। पूरा नाम अबू मोहम्मद अल जुलानी। सीरिया में तख्ता पलट कर बने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी अरब में मुलाकात। आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग की जाएगी। पिछले साल ही सीरिया में तख्ता पलट किया था। संविधान खत्म कर खुद बन गए राष्ट्रपति अबू मोहम्मद अल जुलानी। सर के पास से चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर हमारे साथ बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर, अबू मोहम्मद अल जुलानी तख्ता पलट करने के बाद, संविधान खत्म करने के बाद खुद राष्ट्रपति बन गए और सऊदी अरब ने जोरदार स्वागत उनका किया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी मुलाकात क्या इशारा कर रही है कि अब दुनिया एचटीएस चीफ को सीरिया के राष्ट्रपति के तौर पर मानने के लिए तैयार है? ये कहना अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अल जुलानी अभी तक किसी इलेक्शन को फेस उन्होंने नहीं किया हुआ है। अभी तक वो सीरिया के अधिकृत राष्ट्रपति नहीं बने हैं। लेकिन जो भी ग्रुप वहां पे आज के दिन में कंट्रोल में है सीरिया में, वो है एचटीएस लेड, जितने जिहादी फोर्सेस हैं उसको कह सकते हैं, और उसके सर्वे सर्वा जो थे या उसके जो शीर्ष नेता थे वो अल जुलानी हैं। तो इसीलिए अल जुलानी से आज के दिन में जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भी आज सीरिया से किसी भी तरह का संबंध करना चाहते हैं, तो उनकी विजिट जो दमिश्क में होती है, वहां पे वो जाके बात करते हैं उन्हीं से, अल जुलानी से ही। तो अल जुलानी चूंकि जबकि वो राष्ट्रपति नहीं है, फिर भी वही एक ऐसा चेहरा है जो कि सीरिया को सामने में रख के बातचीत कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि सीरिया पर आज के दिनों में बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो अल जुलानी बहुत सारे देशों से, खास करके इस्लामिक देशों से और यूरोपियन देशों से चाहते हैं कि वो जितने प्रतिबंध लगे हुए थे सीरिया पे वो हटा ले। लेकिन सीरिया आज के दिन में इतना जो वहां का सीन है स्पष्ट नहीं है। वहां पे जितने जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं वो आज के दिनों में भी सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। अल जुलानी हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि हम सबों के साथ में एक जैसा व्यवहार करेंगे, बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। वो कहते कुछ और हैं और ग्राउंड पे कुछ और हो रहा है। आपने सुना होगा जब क्रिसमस हो रहा था, उसके ठीक बाद बहुत सारे जो माइनॉरिटी है वहां पे, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, उनके ऊपर में बहुत सारा अटैक हुआ था। तो ये वहां की वास्तविकता है। तो कोई भी जो नेशन है, खास करके गैर इस्लामी नेशन, वो जो अल जुलानी की बातें हैं उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज के दिन में वही एक चेहरा है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटा लीजिए। लेकिन होता क्या है, वो खास करके जो मेन एक्शन होगा वो उनके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ही होगा, अगर वो चुने जाते हैं। और अमेरिका का रुख देखना होगा यहाँ पे, अमेरिका का क्या रुख रहता है, क्योंकि अमेरिका जिस तरफ चलता है मिडिल ईस्ट उसी तरफ चल पड़ता है। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की पनामा को धमकी। पनामा नहर पर से चीन का नियंत्रण हटाया जाए, अमेरिका अपनी रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा, रूबियो बोले। पनामा के राष्ट्रपति से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की पनामा को धमकी, चेतावनी। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की पनामा को चेतावनी। पनामा नहर पर चीन का नियंत्रण हटाया जाए, अमेरिका अपनी रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा, रूबियो बोले। पनामा के राष्ट्रपति से भी अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की मुलाकात हुई। पनामा को अमेरिका की धमकी, पनामा पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री। पनामा राष्ट्रपति से मिले मार्क रूबियो। पनामा नहर पर चीन का प्रभाव कम हो, राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो की धमकी। नहर पर उन्होंने अमेरिका के साथ किसी भी चर्चा से इनकार किया और कहा कि नहर पनामा की है, पनामा की ही रहेगी। अब हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास से चलेंगे। सर, पनामा नहर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के भी सख्त तेवर हैं और मार्क रूबियो अगर पहुंचे सबसे पहले तो जाके वो भी पनामा पहुंचे और संदेश उन्होंने साफ दे दिया कि यहां से आपको चीन को हटाना होगा।
लेकिन दूसरी तरफ जो है हम पनामा के राष्ट्रपति को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पनामा को लेकर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। क्या ये विवाद आगे बढ़ सकता है या फिर जो हांगकांग की दो कंपनियां हैं जो पनामा के दोनों छोर पर तैनात हैं उन्हें हटाया जा सकता है? सर जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। पनामा कैनाल पे आज के दिन में जो घने बादल हैं वो लहरा रहे हैं, और ये बादल संकेत देते हैं कि वहाँ पे अस्थिरता हो सकती है। क्योंकि अगर अमेरिका ने बिल्कुल अपना स्टैंड फर्म ले लिया कि पनामा कैनाल जो है उसमें अमेरिका को फ्रीडम मिले, तो ये दोनों छोर में जो आपने बताया कि हांगकांग की कंपनियां हैं जो नियंत्रित कर रही हैं, उनको वहां से जाना ही पड़ेगा। हालांकि पनामा डिनाई कर रहा है, अभी तक वो नकार रहा है कि चीन का किसी भी तरह से वहां पे कंट्रोल है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये बात सत्य है। तो अगर चीन का प्रभुत्व अगर इस कैनाल से हटाना है तो इन दोनों कंपनियों को वहां से जाना पड़ेगा, पनामा को रिकंसाइल करना पड़ेगा। नहीं तो वहां पे हो सकता है कि अमेरिका वहां पे मिलिट्री भेज के, अपनी आर्मी भेज के वहां पे चीजों को अपने हाथ में ले ले। ये काफी इसकी संभावना बहुत प्रबल है। राजेश जी। जी सर, चलिए मैं लौटता हूं सर। एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाक सैनिकों के ऊपर जो है अटैक हुआ है। पाक सेना और बलूचों विद्रोहियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बलूच ने मार गिराए पाक के 18 सैनिक। 23 बलूच विद्रोहियों के भी मारे जाने की खबर। जनरल मुनीर कल शाम को पहुंचे थे बलूचिस्तान और कहा कि विद्रोहियों को सबक सिखाकर वो दम भरेंगे। और बलोच ने मार गिराए हैं पाकिस्तान के 18 सैनिक। जल्दी से एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ग्राफिक्स आप साइड में प्ले कर दीजिएगा, लेकिन हम एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम बचा है। बीएन झा सर, बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक आर्मी है, उसका मनोबल इतना गिर चुका है कि पाकिस्तान आर्मी के जवान अपनी पोस्ट छोड़कर बाहर पेट्रोलिंग के लिए, एरिया डोमिनेशन के लिए तक नहीं जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बाहर निकले तो लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं है। और जब सेना का मनोबल इतना टूट जाए तो उस देश को टूटने से फिर बचाना मुश्किल है। सर जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो खबर है 18 पाकिस्तानी सैनिक के मारे जाने की खबर, ये परसों की खबर है। और ये एक्चुअल सैनिक नहीं थे, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस थे जी, पाकिस्तान के, जिनको कि जो बीएलए ने रेंजर्स। है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन्होंने मार गिराया हुआ है। देखिए, बीएलए कोई संगठित सेना नहीं है, ये गोरिल्ला वॉरफेयर से वहां पे अपना काम करती है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहां के सैनिक आज के दिन में अपने पोस्ट से बाहर आने के लिए, सिविल एरिया में जाने के लिए डरते हैं, क्योंकि कब कहां से उनके ऊपर में अटैक होगा वो नहीं जानते हैं। आज के दिन में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो आर्म्ड बलूच, चाहे टेररिस्ट कह लीजिए या एक्सट्रीमिस्ट कह लीजिए या फाइटर्स कह लीजिए, वो वहां पे हैं। तो बलूचिस्तान को कहीं भी ये फूटी नजर ये बहाता नहीं है कि बाहर के लोग उनके धरती पे, उनके सरजमीन पे आके उनके ऊपर में कंट्रोल करें। शुरू से ही, जब से बलूचिस्तान को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू मिलाया गया पाकिस्तान में, वो जी, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी पिछले कई दशकों से इन लोगों के ऊपर में काफी ज्यादती कर रही है। मानवाधिकार का हनन सरेआम होता है और कोई उसके लिए हजारों की बोलने के तादाद तैयार में नहीं सर, है। हजारों तो की ये तादाद चीजें में आगे बलूच बढ़ेगी। गायब कर दिए गए हैं। महिलाओं को गायब कर दिया गया है कि बच्चियों के साथ पाक आर्मी ने वहां पर रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। यही कारण है कि बलूच इतना गुस्सा है पाकिस्तान आर्मी से। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बीएन झा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से सर बात रखने के लिए। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।